हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में घटना चक्र सीरीज़ की आपकी जो पुस्तक है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपका 12 है, ये मैं करा चुकी हूँ। 13वां भी मैं करा चुकी हूँ। और अब मैं जो आज प्रैक्टिस सेट लेने जा रही हूँ वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें अब हम अपना पहला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। तो देखिए, इसमें जो आपको विकल्प दिए गए हैं वो आप देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है अधिगमकर्ता यानी लर्नर की सामाजिक सोशल विशेषता कौन सी है। तो देखिए, पहला है संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, दूसरा है चिंतन क्षमता, तीसरा है संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति और चौथा है आपका स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। तो हमारा इन ऑप्शंस के हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की जो योग्यता होती है वह अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। क्योंकि देखिए, अधिगम क्या है, हम सभी जानते हैं, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। और उसमें जो है व्यक्ति अपने विद्यालय से, अपने समाज से और अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने मित्रों से बहुत कुछ जो है सीखता है और अपनी जो है सामाजिक बुद्धि का तथा भावनात्मक बुद्धि का विकास करता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की जो योग्यता है वो आपकी क्या है, किसी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक यानी शुरुआती आपकी अनिवार्यता है ना। तो देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना तथा अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जब भी हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, ये आपका क्या है, ये आपका नंबर 1 पे आएगा इन चारों ऑप्शंस में से। आगे देखिएगा, एक अध्ययन कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, इसको हम श्रेणीबद्ध कर सकते हैं किससे, विवरणात्मक शोध से, व्याख्यात्मक शोध से, सहसंबंधात्मक शोध से या साध्यता शोध से। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा व्याख्यात्मक शोध, है ना। व्याख्यात्मक शोध में प्राकल्पना 2 या अधिक परिवर्तनों के बीच संबंध को व्यक्त करती है और शोध प्रारूप इस सहसंबंध के पहलू निश्चित करते हैं। इस सहसंबंध में कार्य कारणात्मक पहलू में भ्रम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए, कौन सा टूल उसे यूज करना चाहिए, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तो इन चारों में से सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानिए। कौन कौन से माप दिए गए हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, आप जानते ही होंगे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स, है ना। देखिए, अंकगणितीय माप, ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, बिल्कुल सही। दूसरा है आपका माध्यिका, क्या ये होती है, बिल्कुल सही। सीमा यानी परास, क्या ये होती है, नहीं, ये नहीं होती है।
बहुलक मोड ये भी होती है, और द्वितीय शतमक क्या ये होता है? नहीं, ये भी नहीं होता। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके प्रसरण यानी कि डिस्पर्जन के मेजरमेंट है ना, डिस्पर्जन जो आपका होता है। और जबकि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें आपका मीन मीडियन मोड तीनों ही आते हैं। आगे देखिए, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में दिवस आपके दिए गए हैं तथा सूची 2 में इन्होंने तिथियां दी गई हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 21 फरवरी को, यानी कि ए का डी। आगे देखिए, विश्व आंध्रभूमि दिवस। तो विश्व आंध्रभूमि दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 2 फरवरी को, है ना, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो इसका बी का हो गया आपका सी। विश्व वन्य जीव दिवस ये बनाते हैं हम 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 नहीं, माफ कीजिएगा, 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा? पहले आएगा आपका 4, फिर आपका आएगा 3, उसके बाद आपका आएगा 2, फिर आपका 1। देखिए 4, 3, नहीं ये वाला नहीं है, इसका मतलब आगे कहीं दिया हुआ होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस पे पहले 1 आ गया, ये हमारा गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 4, 3, 2, 1। ये देखिए 4, 3, 2, 1, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, जल में मल अथवा कागज की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों के डालने से अपघटकों द्वारा निम्न में से किस रसायन की खपत उद्दीपित होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लवण या आपका खनिज। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑक्सीजन है ना, किस रसायन की खपत उद्दीपित होती है? ऑक्सीजन की जो खपत है वो आपकी उद्दीपित होती है। ठीक है, जल में मल अथवा जो कागज की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों के डालने से क्या होगा कि अपघटक जो होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? पहला, अंतिम, के बारे में या मध्य। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है, होम पेज क्या होता है? पहला, सबसे पहला पेज जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, है ना, तो उसमें जो पहले अकर होता है पेज, वो क्या होता है? आपका होम पेज होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो देखिए, लॉगिंग, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका। कौन से ऑप्शन है? लॉगिंग, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? देखिए लॉगिंग आपका क्या है? यह आपकी सूचना प्रौद्योगिकी की एक कहना चाहिए एक टर्म है। पासवर्ड भी आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, मॉडेम भी यूज़ करते हैं, जबकि पिनाका नहीं करते हैं। पिनाका क्या है? देखिए ये क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, है ना। तो इससे संबंध नहीं आ गया, जो टेक्नोलॉजी में आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, वर्डिंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ये आपका पिनाका है जो प्रोग्राम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जाते हैं। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 12 रॉकेट्स, है ना, एक साथ दागे जा सकते हैं। इसमें रॉकेट रखने, उसका प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च करने तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। इसका निर्माण किसने किया? पिनाका। देखिए ये अलग क्वेश्चन बन गया, ये आपका DRDO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना। DRDO कहाँ की है? इंडिया की है ना। फुल फॉर्म बताइए DRDO का। कारगिल युद्ध में इसका उपयोग किया गया था, जबकि लॉगिंग, पासवर्ड व मॉडेम सूचना प्रौद्योगिकी के पारिभाषिकी शब्द हैं। ये तीनों हैं। आगे देखिए, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम कहते हैं, देखिए एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस। बाइट क्या है? बाइट आपको पता ही है ना, ये आपका जो डेटा होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है 1 KB, 2 KB, 1 बाइट, 3 बाइट या 1 GB, ये सब है ना। रिकॉर्ड, प्रोग्राम, एड्रेस। तो एड्रेस हम कहते हैं किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को, एड्रेस। ठीक है,
आगे देखिएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है डेटा को किस में बदलना, वेबसाइट में, प्रोग्राम में, सूचना में या आपके ऑब्जेक्ट में बदलना। तो देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को सूचना में बदलना, है ना। सॉफ्टवेयर का देखिए प्राइमरी जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उसको एक इंफॉर्मेशन में चेंज करना। कंप्यूटर में संचालन या ऑपरेशन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, अगला देखते हैं, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है, यानी कि ओएस क्या होता है कंप्यूटर में और बिजनेस जगत में। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं आपके, सबसे पहला है ओवरऑल सेल, आउटपुट सरप्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑयल सरचार्ज। तो आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है, आपको क्या लग रहा है? इसका उत्तर मैं बताती हूँ, जो ऑप्शन नंबर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही उत्तर है। देखिए कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, कंप्यूटर के जो संसाधन होते हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट करना। दूसरा है उपयोगकर्ता, है ना, अंतराफलक स्थापित करना, यानी कि स्टैब्लिश्ड यूजर इंटरफेस, जो आपका यूजर इंटरफेस है उसको स्टैब्लिश करना। और तीसरा है एग्जीक्यूट करना, टू एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं को निष्पादित करना और उन्हें प्रदान करना। ठीक है, तो ये 3 कार्य होते हैं किसके? आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के। आगे देखिएगा, 1972 यानी कि के द्वारा विश्वव्यापी समस्याओं का निदान करना, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला प्रयास था। कौन सा? 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये पहला प्रयास था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। इस सम्मेलन में 114 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार करा। कितने देशों ने? 114 देशों ने। और क्या? एक ही पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ठीक है, ये स्वीकार करा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? तो देखिए चेरनोबिल जो त्रासदी थी वो किस कारक से संबंधित थी? आपके रेडियोधर्मी विकिरण, परमाणु विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार। बताइए किससे संबंधित थी? तो ये आपकी संबंधित थी किससे? देखिए चेरनोबिल जो त्रासदी थी वो कब हुई थी? सबसे पहले तो यही बता दीजिए मुझे। तो ये आपकी हुई थी 26 अप्रैल, है ना, 1986 को। और ये आपकी कहाँ पर हुई थी? ये आपकी यूक्रेन में हुई थी, है ना, यूक्रेन। इसमें जो है रेडियोधर्मी विकिरण कारक से यह संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? क्या उस समय भूकंप आया था? नहीं। परमाणु विस्फोट हुआ था? नहीं। ज्वालामुखी उद्गार हुआ था? नहीं। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपके पास बचता है, तो यही आपका करेक्ट हो गया। रेडियोधर्मी विकिरण आपकी चेरनोबिल त्रासदी से संबंधित थी। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का गठन किस हेतु किया गया था? कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। तो देखिए चुनावी प्रचार पर? नहीं। केंद्र राज्य संबंध पर? जीएसटी हेतु? नहीं। राज्यों की स्वायत्तता हेतु? नहीं। तो ये किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध पर हमारा जो है ये संबंधित था। कौन सा? सरकारिया आयोग, ठीक है। और देखिए इसको मैं एक चीज और बता दूं, इसकी जो अध्यक्षता थी वो 1983 में इसका गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? न्यायमूर्ति RS सरकारिया, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, और इसने अपनी अगर पूछ लिया जाए रिपोर्ट कब सौंपी, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल मैं बता देती हूँ। 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और ये जो है केंद्र राज्य संबंधियों पर विचार करने और उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, सुझाव देने के लिए इस जो आयोग था इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क या मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखिए कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में,
चिल्का झील में, या ये आपका है मन्नार की खाड़ी में। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क या समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में। यानी कि कच्छ की खाड़ी आपकी कहाँ पर है, मैंने आपको देखिए पहले भी बताया है। ये देखिए आपका इंडिया का पश्चिमी पार्ट है, गुजरात वाला। तो यहीं पर आपकी क्या है, कच्छ की खाड़ी है ना। तो देखिए यहीं पर आपका क्या है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए भारत में समुद्र मरीन राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान देवभूमि द्वारिका जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। द्वारका है, आप जानते हैं, द्वारका जी जाते हैं। यह भारत का पहला, ये कौन सा है, पहला, फर्स्ट, भारत का पहला क्या है, ये मरीन राष्ट्रीय पार्क है। इसे मुख्यतः समुद्री वनस्पतियों को आश्रय देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये आपका NC2 है या XC2 है? ये आपका NC2 कहलाएगा या XC2 कहलाएगा, बताइए। मैंने ये भी आपको पर्यावरण वाला जो आपका मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। तो आप मुझे बताइएगा ये XC2 है या NC2 है। नेक्स्ट करिए, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो बताइए इसमें कह रहे हैं कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन कौन से हैं, 23 और 24, ठीक है, ना कि 20 और 22, 23 और 24 में दिया गया मूल अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है ये। और जो आपका अनुच्छेद 24 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका, और जो आपका अनुच्छेद नंबर 24 है ये आपका संबंधित है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने या खान आदि में नियोजन का प्रतिषेध करने से संबंधित है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो ये जो हमने हटा दिए हैं 20 से 22, ये किससे संबंधित हैं, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। नेक्स्ट चलिए, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है ना। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार एवं सुझाव की बात हो रही है। तो देखिए बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और सुझाव देने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, क्या ये राजा चेलैया समिति थी, क्या ये गायपोरिया थी, क्या ये वर्मा समिति थी, या फिर ये चक्रवर्ती समिति थी। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में गायपोरिया समिति का गठन कब किया गया था, बता सकते हैं, 1990 में। और इसका जो गठन किया गया था 1990 में, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन कह रहे हैं, एका आंदोलन। तो इसका प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, या आपके पंजाब के किसानों द्वारा, या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। एका आंदोलन जो था इसका जो प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें देखिए क्या था कि इसमें बहराइच के भी किसान शामिल थे, सीतापुर के भी शामिल थे। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था, इसमें जो निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूला जा रहा था, वो इसका मेन मुद्दा था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। किसने किया था, इसका जो आंदोलन का नेतृत्व था वो मदारी पासी ने किया था। एक आंदोलन मदारी पासी। चलिए आगे देखते हैं। IPL मेगा ऑक्शन 2025 हेतु सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन से चुने गए हैं, तो ये आपके कौन से हैं, जोस बटलर,
ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या आपके ट्रेंट बोल्ट। तो कौन से हैं? तो देखिए, तो वो आपके चुने गए थे कौन से? ये आपके चुने गए थे ऋषभ पंत। और कितने करोड़ रुपए में? ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और इस तरह से ये इसकी जो आपका IPL है, इसके सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखिए। GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये क्रमवार रखने हैं, यानी सबसे पहले कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले हम इनके ईयर्स जान लेते हैं। आपकी जो ये समिति है अशोक मेहता समिति, या पहले ले लेते हैं GVK राव समिति। तो ये कब आई थी आपकी? ये आई थी आपकी 1985 में। ठीक है। नेक्स्ट थी आपकी LM सिंघवी समिति। तो ये आपकी कब आई थी? ये आई थी आपकी 1986 में। नेक्स्ट थी आपकी BR मेहता समिति। ये कब आई थी? तो ये आपकी BR मेहता कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये आपकी आई थी 1957 में। और नेक्स्ट है आपकी अशोक मेहता समिति। ये कब आई थी? 1977 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3412। सबसे पहले आपकी ये आ गई BR मेहता समिति, दूसरे नंबर पे आपकी आ गई अशोक मेहता समिति, तीसरे पे आ गई आपकी GVK राव समिति और चौथे पे आपकी आ गई LM सिंघवी समिति। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। पहला है ऊर्जा संयंत्र और दूसरा है आपके ऊर्जा के प्रकार। ये आपको कहना चाहिए मिलान करने हैं, है ना, कि कौन सा क्या है। देखिए, इसमें जो मुझे सबसे पहले आता है तो मैं करूँगी कुडनकुलम। ठीक है, तो ये मुझे पता है ये क्या है। आपका जो कुडनकुलम है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है ये? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, नाडू में है और ये आपका रूस के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। अगला है हमारा, देखिए, चमेरा। चमेरा कहाँ पर है? तो देखिए, चमेरा जो ऊर्जा संयंत्र है, पहले तो ये क्या है? जलीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? जलीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? चमेरा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर। चंबा जिले में, ठीक, और है ये कौन सी रिवर पर? रावी नदी पर, है ना। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, पतरातू जो है आपका, ये कहाँ पर है? पतरातू ऊर्जा संयंत्र क्या है? ये एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, जो झारखंड, कहाँ पर? झारखंड में आपका स्थित है। ठीक है, और ये झारखंड के रामगढ़ जिले में है। अगला है आपका ग्वाल पहाड़ी क्या है? ग्वाल पहाड़ी आपका सौर ऊर्जा का एक संयंत्र है, जो कि आपका हरियाणा राज्य के, कहाँ पर? हरियाणा राज्य के, देखिए, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में, कहाँ पर? गुरुग्राम में यह आपका स्थित है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा चेक कर लेते हैं। ए का हमारा हो गया 3, देन आपका 4, फिर आता है आपका 1, फिर आता है आपका 2। तो 3 4 1 2, देखिए कहाँ पर आ रहा है आपका लास्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 3 4 1 एंड 2। देखिए, ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है। देखिए, सूची 1 और सूची 2, इसमें क्या आपकी समितियां और आयोग या कमीशन ये दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका हरटोंग समिति। कौन सी? हरटोंग समिति। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, ये है आपका 1929। ठीक है, दूसरा है आपका हंटर आयोग आपका कब गठित किया गया था? ये आपका किया गया था 1882 में। तीसरा है आपका सैडलर आयोग आपका कब गठित किया गया था? ये आपका किया गया था 1917 में। और लास्ट है आपका रेले कमीशन, ये आपका 1902 से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों के आमने सामने वाले बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके क्या क्या ऑप्शंस बन जाएंगे? 1 3 2 एंड 4। आगे देखिएगा, लॉर्ड रिपन ने वुड डिस्पैच यानी कि 1854 में क्या करा था कि ये कार्यों के मूल्यांकन करने हेतु W हंटर, ये जो है ना आपका W हंटर, इनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, है ना। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे। अगला है आपका सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय, है ना,
और उससे संबद्ध कॉलेजों की समस्याओं के अध्ययन हेतु गठन किया गया था। कौन सा? सैडलर आयोग। अगला है आपका कौन सा? हर्टोग समिति। ये क्या थी? ये सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में गठित हुई थी। और लास्ट है आपका रेले कमीशन। रेले कमीशन लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित किया गया था और इसी के आधार पर किसकी स्थापना की गई थी? बताइए किसकी स्थापना की गई थी? मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो इतिहास वाली मैंने आपको वीडियो कराई है उसमें सारी ही मैंने समिति, आयोग या आपके जितने भी कमीशन है सब मैंने कराए हैं। तो आपको यदि ध्यान है तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए इस प्रकार से 1324 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिएगा 1324, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे देखिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए उमियम झील, उमियम झील कहाँ पर है? तो ये आपकी है मेघालय में। कहाँ पर है? उमियम झील मेघालय। मैन मेचो झील या मेन मेचो झील ये कहाँ पे आपकी? ये है आपकी सिक्किम में। बड़खल झील, बड़खल झील ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी हरियाणा में। और लास्ट है आपका गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील आपकी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट होता है वो होता है आपका 3, 4 देन 2 एंड देन 1, 3, 4, 2, 1, यानी कि आपका देखिए हो गया डी ऑप्शन करेक्ट, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, एरावत। एरावत PSAI वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है जो सीडेक कंपनी ने बनाया है। अच्छा बताइए सीडेक कंपनी कहाँ पर है? मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पुणे में है ना। और विश्व के वर्तमान टॉप 500 कंप्यूटर्स की सूची में इसे कौन सा स्थान मिला हुआ है? 136वां। यदि हम वर्ल्ड के कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो और इंडिया में नंबर 1 पर है। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल किसने शुरू करा है? तो देखिए UGC, AICTC, MCI या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 UGC। UGC का उत्साह पोर्टल है ना। और इसने UGC ने विकसित किया है। इसका कार्य क्या है? उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी रणनीतियां तय करना और कार्यवाहियां करना, उससे संबंधित कार्य करना। ठीक, आगे देखिए पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उसमें आपका हो जाएगा देखिए पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1840 ईस्वी में आपका इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बता सकते हैं? ये सब मैं आपको अपनी वीडियोस में बढ़ा चुकी हूँ। तो इसका श्रेय जाता है किसको? भगत जवाहर मल को, यानी सियान साहिब को। भगत जवाहर मल को, भगत देखिए उसके बाद है जवाहर मल को इसका श्रेय जाता है। किसका? ये कूका आंदोलन को शुरू करने का। ठीक है, और 1840 में हुआ था और ये आपका सिख धर्म को परिष्कृत करने से संबंधित था। आगे देखिए रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। तो ये कह रहे हैं कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर जिले में किया गया। देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 20 अगस्त 2024 यानी कि 2024 को गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुरुआत की गई और यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किस फाउंडेशन के द्वारा ये समर्थित है तो आपको पता होना चाहिए अशोक लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा ये संबंधित या समर्थित है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मतलब जो विकल्प दिए हुए हैं वो कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए सबसे पहला हम लेते हैं अज नजाह सेना अभ्यास। कौन सा? अज
नजाहा सेनाभ्यास। क्या ये भारत और ओमान के बीच में हुआ? तो बिल्कुल सही, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। कौन सा? अल नजाहा। आगे देखिए, नोमैडिक एलिफेंट सेनाभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। बिल्कुल करेक्ट। धर्म गार्जियन सेनाभ्यास, क्या ये भारत और जापान के बीच में हुआ? ये भी बिल्कुल सही है। मित्र शक्ति सेनाभ्यास, क्या ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ? नहीं, ये भारत और श्रीलंका, किसके बीच में हुआ था? श्रीलंका। ठीक है, ये देखिए, भारत और ये श्रीलंका के बीच में हुआ था। कौन सा? मित्र शक्ति सेनाभ्यास। ठीक है, लास्ट प्रश्न अपना देखते हैं। 1857 की क्रांति का दमन कानपुर, लखनऊ, बरेली और फैजाबाद में किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? ये भी मैंने आपको अपनी जो हिस्ट्री वाली वीडियोस हैं उनमें सब करा दिया है कि कहाँ का दमन किसने किया था, किसने नेतृत्व किया था, किस तिथि को स्टार्ट हुआ था। और मैंने ये भी आपको खासकर पॉइंट बताया था कि इन चारों जगह का तो एक ही व्यक्ति ने किया। अगर आपने इन चारों का ध्यान रख लिया तो बाकी तो ध्यान करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। देखिए 30 का कौन सा है प्रश्न का हमारा उत्तर? देखिए, ह्यूरोज ने किया था, क्या कर्नल नील ने किया था, निकलसन ने किया था, या कैंपवेल ने किया था? तो देखिए, इसका जो उत्तर है आपका कैंपवेल, ये आपका सही उत्तर है। ब्रिटिश सेनापति कैंपवेल ने कानपुर, लखनऊ, बरेली और फैजाबाद में हुए विद्रोह का दमन किया था। अच्छा, ये बताइए फिर, जो आपके ये निकलसन थे, निकलसन है ना, इन्होंने, और हडसन, इन्होंने कहाँ का किया था? फिर इन्होंने दिल्ली का, निकलसन और हडसन ने आपका दिल्ली का जो विद्रोह था उसका दमन इन्होंने किया था। हीरोज ने कहाँ का किया था बताइए? हीरोज ने किया था झांसी का। ठीक है, झांसी का जो दमन था, विद्रोह था, उसका जो दमन था वो हीरोज ने किया था। तो फिर कर्नल नील ने कहाँ का किया था? कर्नल नील ने किया था इलाहाबाद का, है ना, इलाहाबाद या वर्तमान में प्रयागराज का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग जगह पर जो आपकी 1857 की क्रांति हुई उसका दमन किया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही होंगी। यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।